प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जिस देश के इतिहास के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, वो विश्व के सुपर पावर के रूप में जाना जाता है। आप ठीक समझे, अमेरिका। अमेरिका की क्रांति या अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम 1765 से 1783 के मध्य अमेरिका में स्वतंत्रता हेतु संघर्ष हुआ, जिसने न केवल अमेरिका बल्कि विश्व को भी प्रभावित किया। उसका कारण ये था कि इसके अंदर ऐसे-ऐसे नवीन विचार, ऐसी नई पॉलिसीज डेवलप हुई जो आज तक विश्व में चल रही हैं और जिसका प्रणेता कौन रहा है? अमेरिका। किस कारण रहा? क्योंकि इसमें एक स्वतंत्रता हेतु संघर्ष हुआ था 1765 से 1783 के मध्य, जिसमें इन नवीन विचारधाराओं का प्रवाह अमेरिका में तो हुआ ही, बल्कि विश्व में भी फैला। यह संग्राम किसके बीच में हुआ था? अगर इस बात को देखा जाए तो हम देखते हैं कि जो देशभक्त थे, यानी जो अमेरिका में रह रहे थे और अमेरिका के देशभक्त थे, उनके तथा फ्रांस, इन दोनों का एक पार्टी थी, एक टीम थी। और दूसरी तरफ वो स्वामी भक्त जो रह रहे थे अमेरिका में, लेकिन इंग्लैंड के राजा के प्रति लॉयल थे, वफादार थे, उनमें। और इंग्लैंड वाले जो सैनिक थे, इंग्लैंड का जो शासन था, उन दोनों की एक टीम थी। इन दोनों टीमों के मध्य यह संग्राम हमें दिखाई देता है, क्योंकि अमेरिका के रहने वाले लगभग 80% लोग जो अमेरिकन थे, अपने आप को अमेरिका का निवासी मानते थे, वो देशभक्त कहलाए। और जो राजा के प्रति स्वामी भक्त थे, जो लगभग 20% थे, वो स्वामी भक्त कहलाए। तो उन्होंने इस संग्राम में इंग्लैंड का साथ दिया और जो देशभक्त थे, उनका साथ दिया फ्रांस ने। ये जो संघर्ष हुआ, उसमें ब्रिटेन के द्वारा स्थापित जो 13 उपनिवेश थे, उन्होंने ही इसमें भाग लिया था। अभी हम पीछे मानचित्र देखेंगे और उसमें देखेंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तो एक बहुत विस्तृत क्षेत्र है, लेकिन हम जिस अमेरिका की बात कर रहे हैं, ये वो क्षेत्र है जो ब्रिटेन द्वारा बसाए गए उपनिवेशों से बना था, जिनकी संख्या थी 13। अमेरिका के जो मूल निवासी थे, उन्हें रेड इंडियंस कहा जाता था और वो इस संघर्ष में सम्मिलित नहीं थे। कभी-कभी इंग्लैंड के शासन द्वारा जरूर उनकी सहायता ली गई, बाकी उन्होंने इस संघर्ष में अपना कोई योगदान नहीं दिया है। और इस संघर्ष को क्रांति का नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि इस संघर्ष के बाद अमेरिका की जो व्यवस्था थी, उसमें आमूल-चूल परिवर्तन हो गया। पूरा का पूरा परिवर्तन हो गया, इसलिए इसे अमेरिका की क्रांति का नाम भी दिया जाता है। अब बात करते हैं हम अमेरिका के थोड़े इतिहास की। अमेरिका यूं तो संसार के मानचित्र पे हमेशा रहा होगा, लेकिन उसके बारे में दुनिया नहीं जानती थी। 1492 में कोलंबस यहाँ पहुंचा। चूंकि कोलंबस को स्पेन के द्वारा भेजा गया था, इसीलिए कोलंबस ने जब इस नई दुनिया का पता लगाया, तो उसके बाद स्पेन ने यहाँ सबसे पहले उपनिवेश बसाए। जब कोलंबस यहाँ पहुंचा तो उसे ये गलतफहमी थी कि वो इंडिया पहुंच गया है, और इसीलिए यहाँ रहने वालों को उसने रेड इंडियंस का नाम दिया। ये तो बाद में जब अमेरिगो वेस्पुची वहां पहुंचा, तो उसने बताया कि कोलंबस जिस जगह पर पहुंचा था, वो इंडिया नहीं है, बल्कि एक नया महाद्वीप है। और चूंकि अमेरिगो ने इसे बताया था, इसीलिए उस महाद्वीप का नामकरण अमेरिका किया गया। तो हम बात कर रहे थे कि सबसे पहले यहाँ उपनिवेश बसाने वालों में स्पेन था, क्योंकि कोलंबस स्पेन से ही था और इसीलिए स्पेन वहां पर सबसे पहले आया। फिर पुर्तगाल, फ्रांस और इंग्लैंड, वो भी यहाँ पर पहुंचे। अब इस मैप को देखिए। इस मैप में हम देखते हैं कि मानचित्र के जब आप मानचित्र देखेंगे तो आपके बाईं ओर आपको अमेरिका, पूरा महाद्वीप दिखाई दे रहा है। ऊपर नॉर्थ अमेरिका और नीचे सदर्न अमेरिका। यहाँ देखिए, ये यूरोप है,
ये देखिए, ये यूरोप है, ये छोटी सी जो जगह है, ये इंग्लैंड है। आप कर्सर देखिए, कर्सर इस पे घूम रहा है, ये इंग्लैंड है। और स्पेन और पुर्तगाल यहाँ पर है, ये रहे। ये स्पेन और पुर्तगाल जब अमेरिका पहुंचे, तो उन्होंने जो दक्षिणी अमेरिका है, उस जगह यहाँ पर उन्होंने अपने उपनिवेश बसाए। उसके बाद जब इंग्लैंड इस उपनिवेश की दौड़ में सम्मिलित हुआ, तो उसने अपने उपनिवेश, यहाँ देखिए नॉर्थ अमेरिका में, ये कर्सर से मैं बता रही हूँ आपको, ये जो जगह है, इस जगह इंग्लैंड जो है उसने अपनी 13 उपनिवेश बसाए। फ्रांस द्वारा भी उपनिवेश बसाए गए, लेकिन वो कनाडा और ये जो पीछे वाला हिस्सा है, मध्य अमेरिका वाला, इस हिस्से में मिसिसिपी रिवर के पास फ्रांस ने भी अपने उपनिवेश बसाए। ये देखिए, इस मैप में हम देख सकते हैं कि किस तरीके से अटलांटिक महासागर का जो तटीय भाग है, उसमें हमें 13 उपनिवेश मिल रहे हैं। जॉर्जिया, साउथ कैरोलिना, नॉर्थ कैरोलिना, वर्जीनिया, मैरीलैंड, डेलावेयर, न्यू जर्सी, पेनिनसिल्वानिया, कनेक्टिकट, रोड आइलैंड, न्यूयॉर्क, मैसाचुसेट्स और न्यू हैम्पशायर। ये जो उपनिवेश हैं वो अमेरिका के अंदर बसाए गए। ये जो 13 उपनिवेश थे, ये अमेरिका की जो उत्तरीय तटीय सीमा है, जो अटलांटिक महासागर से लगती है, वहां पर 1607 से लेकर 1732 के मध्य बसाए गए थे। और इन्हें बसाने का उद्देश्य था वाणिज्यवाद का सिद्धांत। वाणिज्यवाद का सिद्धांत ये कहता है कि जो भी उपनिवेश है, उसका दायित्व है अपने मातृ देश को लाभ पहुंचाना। इस हेतु क्या करता है वो? अपना जो कच्चा माल है वो मातृ देश को भेजता है और मातृ देश के बाजार के रूप में अपनी भूमिका निभाता है। इस तरीके से जो उसको बसाने वाला देश है उसे लाभ पहुंचता है। अब हम देखते हैं कि ठीक है, अमेरिका का जो उपनिवेश बस गए, लेकिन इसमें स्वतंत्रता संग्राम होने की क्या बात थी? क्या कारण थे जिससे अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम की स्थिति आ गई? उसके लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि अमेरिका जो है वो किस प्रकार बसा था। दरअसल जब कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, तो आपने देखा मैप के अंदर कि इंग्लैंड से देखिए अमेरिका जो है वो कितनी दूर है। तो इतनी बड़ी समुद्री सीमा पार करके अमेरिका जाना कोई लाभ की बात नहीं थी। कम से कम 4-5 महीने ट्रैवल में लगते थे। तो इसलिए अमेरिका सिर्फ डिस्कवर करने वाले या जो बहुत ज़्यादा एडवेंचरस हों, वो वहाँ पर जाने का साहस करते थे। धीरे-धीरे व्यापारिक कंपनियाँ वहाँ पर जाने लगी। और व्यापारिक कंपनियां जहां वहां पहुंची, तो चूंकि इंडस्ट्रीज लगानी है या खेती करनी है, तो उसके लिए कुछ लोग भी चाहिए जो काम करने वाले हों। तो ऐसे में अफ्रीका से दास जो हैं वो खरीद के लाए जाने लगे। इसके अतिरिक्त हम पढ़ चुके हैं कि इंग्लैंड में, यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन, प्रतिवादी धर्म सुधार आंदोलन चल रहा था। तो उस चक्कर में जिस देश का राजा कैथोलिक था, वहां से जो प्रोटेस्टेंट थे, जो डरते थे, वो भागकर अमेरिका पहुंच गए। किसी देश में यदि गृह युद्ध हो रहा था, तो उसमें जो विजयी वर्ग था, उसके उससे डर के मारे जो पराजित वर्ग के लोग थे, वो अमेरिका पहुंच रहे थे। कुछ देशों में इस प्रकार की सजा दी जाती थी कि यदि आपको मृत्युदंड देना है हमें, आप मृत्युदंड लेना चाहेंगे या अमेरिका जाना चाहेंगे? प्रकृति मतलब ये नेचुरल बात है कि लोग जो हैं वो बचने के लिए, जिंदा रहने के लिए अमेरिका पहुंचेंगे। तो अमेरिका पहुंचकर जो बहुत सारे यूरोपीय पहुंचे, उसमें व्यापारी गण भी थे, राजनीतिक प्रवृत्ति के लोग भी थे, धार्मिक प्रवृत्ति के लोग भी थे, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग भी थे। और इन सब ने वहां जाकर इन उपनिवेशों की संख्या बढ़ाई। अब इसके बाद क्या कारण थे जिससे अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम हुआ? बहुत सारे कारण थे, किसी एक कारण को उत्तरदायी नहीं मान सकते हैं। और इन कारणों को हम
तीन भागों में बांट सकते हैं। पहले सामाजिक सांस्कृतिक कारण, दूसरे राजनीतिक कारण और तीसरे आर्थिक कारण। सबसे पहले सामाजिक सांस्कृतिक कारणों की बात करते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि अमेरिका को बसाने वाले जो लोग थे वो यूरोप से आए थे, जो बहुत अलग-अलग कारणों से आए थे तथा बहुत सारे विचार वो रखते थे। ये जो व्यक्ति आए थे, इनमें से बहुत सारे लोग यूरोप के प्रबोधन युग से प्रभावित थे। यानी पुनर्जागरण के बाद जो लोगों के अंदर वैचारिक स्वतंत्रता आई थी, जो तर्क शक्ति आई थी, जो बुद्धि और विवेक आया था, उसके माध्यम से उन्होंने बहुत तरह की रचनाएँ की थी। तो उस उदारवादी रचनाओं से, उदारवादी विचारों से प्रभावित ये लोग थे जो अमेरिका आए थे। इसीलिए ये खुद भी उदारवादी और प्रगतिशील विचारधारा के थे। जैसे प्राकृतिक न्याय की बात करते थे, प्राकृतिक अधिकारों की बात करते थे, उदारवाद की बात करते थे, संपत्ति के अधिकार की बात करते थे और गणतंत्र की बात करते थे। यानी राजा का बेटा ही राजा क्यों बने? योग्य व्यक्ति क्यों नहीं बने? और इस तरीके से गणतंत्र यानी जो पहला व्यक्ति हो शासन का, वो भी इलेक्टेड होना चाहिए, वो भी वंशानुगत नहीं होना चाहिए। इस तरीके के जो विचार थे, उनसे ये लोग प्रभावित थे। जब ये यहाँ रहने लगे, तो इनमें आपस में मिश्रित संस्कृति या सोच जो है वो डेवलप होती है। क्योंकि जब इतनी सारी विचारधाराओं के लोग यहाँ रहने लगे, तो आपस में एक-दूसरे से उनका संपर्क हुआ और संपर्क होने के बाद एक-दूसरे की सोच के साथ एडजस्ट होने वाली जो चीज़ है, वो इनमें शुरू हुई और प्रगतिशवादशील जो सोच थी, वो इनके अंदर विकसित होती है। और बहुत सारे उस समय के जो विचारक थे, जैसे जॉन लॉक हैं, कांट हैं, मॉन्टेस्क्यू हैं, बेंजामिन फ्रैंकलिन हैं, थॉमस पेन है, जेफरसन है, इन सब के विचारों का प्रभाव जो है वो इन पर पड़ा। इसके बाद आता है राजनैतिक कारण। ये जब उपनिवेश यहाँ पर बसे, तो ब्रिटेन को इनसे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं था। ब्रिटेन को सिर्फ इतना सा मतलब था कि यहाँ का कच्चा माल वहाँ पहुँच जाए और वहाँ का जो तैयार माल है, वो यहाँ पे पहुँच जाए। इसलिए ब्रिटेन जो था, उसने यहाँ के शासन वगैरह के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन इन उपनिवेश वालों ने, चूंकि ये यूरोप से आए थे, इसलिए ये यूरोप का जो शासन पैटर्न था उसको जानते थे, किस तरीके से वहां शासन होता है उसको ये जानते थे। इसलिए इन्होंने स्वयं ही अपने अंदर विधान सभाएं और कार्यपालिका आदि डेवलप की। क्योंकि आप जानते हैं ब्रिटेन में उस समय डेमोक्रेसी थी, संसद जो है उसका निर्वाचन होता था। तो इन्होंने भी अपने प्रतिनिधियों को चुनना और उनके माध्यम से विधान सभाएं बनाना, ये सब आरंभ कर दिया था। दूसरी चीज हम देखते हैं कि हर उपनिवेश पर विधानसभाएं और कार्यपालिका तो इनकी खुद की थी, लेकिन जो सबसे ऊपर जो हेड होता था गवर्नर, वो गवर्नर ब्रिटेन के द्वारा नियुक्त किया जाता था, जिसको वीटो पावर दी गई थी, यानी निषेध आज्ञा दी गई थी। यदि ये विधानसभाएं कोई ऐसा नियम बनाती जो ब्रिटेन के विरुद्ध चला जाता, तो उस पर वीटो करके ये उसे खत्म कर सकता था। ये जो विधानसभाएं थी उनमें और गवर्नर में आपस में काफी संघर्ष होता था। लेकिन विधानसभा के जो सदस्य थे वो सिर्फ इस कारण गवर्नर की बात को मानते थे, क्योंकि ये जो अमेरिका में ब्रिटेन के उपनिवेश हैं, इनके एकदम पीछे फ्रांस के सत्ता थी। उन्हें ये लगता था कि यदि ब्रिटेन के गवर्नर को हमने नाराज कर दिया या इंग्लैंड हमसे नाराज हो गया, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो हमें छोड़ दे यहाँ पे बीच में मझधार में और फ्रांस हमारे को हस्तगत कर ले। तो इसलिए ये ब्रिटेन गवर्नर की बात को मान लिया करते थे। एक चीज और थी जो राजनीतिक शासन है उसमें, कि इंग्लैंड की जो संसद है उसमें अमेरिका का कोई भी प्रतिनिधि नहीं था। तो आरंभ में ये नाराजगी जरूर थी अमेरिकन उपनिवेशवासियों में कि ब्रिटेन की संसद हमारे ऊपर नियम न बनाए। उसका कारण है कि हमारा कोई प्रतिनिधि वहां पर है ही नहीं, तो फिर वो हमारे लिए अनुकूल जो नियम है वो कैसे बना पाएगी। और इसलिए अमेरिका से बहुत सारी डाक जाती भी थी, लेकिन ब्रिटेन में उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। बल्कि वहां तो एक मजाक चलता था कि अच्छा, अमेरिका से डाक आई है, डस्टबिन में डाल दो। यानी उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे।
तो आरंभ में तो ये बात ठीक रही, लेकिन जो टाइम पीरियड हमने लिया है 1763 से, वहां हम देखते हैं कि धीरे धीरे इस बात ने आगे चलकर समस्या का रूप ग्रहण कर लिया। और ये जो नारा, जो अमेरिकन क्रांति का मशहूर नारा है, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, यदि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, ये वाली बात यहीं से आरंभ होती है। इसके बाद हम देखते हैं आर्थिक कारण। अमेरिका में जो उपनिवेश थे, उसके अंदर अलग अलग जो हैं क्षेत्र थे, वो अलग अलग चीजों के लिए फेमस थे। जैसे कि वहां पर जो दक्षिणी क्षेत्र थे अमेरिका में, जो ब्रिटिश उपनिवेश के थे, उनमें कपास और तंबाकू उत्पादन होता था, जबकि जो उत्तरी क्षेत्र थे वो औद्योगिक रूप से विकसित थे। इसलिए जो एक कपास, तंबाकू आदि है, वो इंग्लैंड में भेजी तो जाती थी, लेकिन उसके अतिरिक्त यदि उसको करके कपड़ा बनाना है तो उसके लिए वो नॉर्थ क्षेत्र में भेज देते थे, ताकि वहीं पर इस तरीका का कार्य जो है वो हो जाए। तो आपस में एक दूसरे के ऊपर ये अंतर निर्भर होने लगे कि इंग्लैंड माल भेजने में तो 4-5 महीने लगने वाले हैं, लेकिन आपस में ही यदि व्यापार करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। इसलिए ये 13 उपनिवेश जुड़े हुए सभी इंग्लैंड से थे, लेकिन इंग्लैंड के से व्यापार करने की बजाय आपस में एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होने लगे। तो ब्रिटेन के लिए तो काउंटिंग में, संख्या में ये 13 थे, लेकिन ये अपने आप को एक यूनाइटेड, एक संयुक्त चीज ही समझने लगे। फिर समाज के अंदर जो उदारवाद था, जो उदार विचार थे, उन्होंने भी इनके व्यापार को और आर्थिक स्थिति को प्रभावित किया। धीरे धीरे भौतिकवाद पनपने लगा, यानी हम भी पैसा कमाएं, हम भी प्रॉफिट कमाएं। व्यक्तिवाद पनपने लगा, मैं बड़ा बन जाऊं, मैं जमींदार बन जाऊं। तो इससे क्या होने लगा कि जो जब इंग्लैंड के द्वारा नियमों को सख्त किया गया, तो ये इन्हें बुरे लगने लगे, क्योंकि अब इनके अहंकार पर चोट थी। कौन से नियम थे जो सख्त किए गए? उसके पहले हमें जानना होगा कि ब्रिटेन द्वारा कौन से नियम जारी किए गए थे। तो ब्रिटेन द्वारा स्वयं की स्वार्थ सिद्धि हेतु कुछ नेविगेशन एक्ट पास किए गए थे, जिसमें पहला नियम था, 1651 में ही बना दिया गया था, कि अमेरिका यदि कोई भी व्यापार करेगा तो वो ब्रिटिश जहाजों के माध्यम से ही किया जाएगा। उसे अपने माल को कहीं भी भेजना हो, कहीं से मंगवाना हो, उसे ब्रिटिश जहाजों को ही काम में लेना होगा। दूसरा, 1660 में नियम बनाया कि चीनी, जो कि अमेरिका में बहुत होती थी ये चीजें, चीनी है, तंबाकू है, कपास है, नील है, इन सब का निर्यात केवल इंग्लैंड को ही किया जाएगा। भले ही यूरोप के अन्य देश या कोई एशिया का देश ज्यादा पैसे दे रहा हो, लेकिन ये कंपलसरी था कि आप ये सारी चीजें केवल मात्र इंग्लैंड को ही बेचेंगे। फिर 1663 में हम देखते हैं कि उपनिवेशों को ये कहा गया कि आप जो भी व्यापार करेंगे वो इंग्लैंड के माध्यम से ही करेंगे। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य ये है कि मान लीजिए अमेरिका को कोई माल अफ्रीका भेजना है, तो उसे पहले अपना जहाज इंग्लैंड भेजना पड़ेगा, वहां उसका सारा माल उतारा जाएगा, उस पर दोबारा रीटैक्सिंग की जाएगी, उसके बाद उसको अफ्रीका भेजा जाएगा। तो इससे क्या हुआ? माल महंगा हो गया, समय भी ज्यादा लगा जहां बेचा भेजा जा रहा है। फिर अगर अफ्रीका से कुछ मंगवाना है तो वो जहाज भी पहले इंग्लैंड जाएगा, इंग्लैंड पे उस पर टैक्स लगेगा और फिर वो अमेरिका आएगा। तो इस तरीके से इंग्लैंड जो है वो टैक्स के माध्यम से बहुत सारा पैसा कलेक्ट करना चाहता था, लेकिन इससे अमेरिकन उपनिवेश वासियों को बहुत ज्यादा नुकसान था, क्योंकि समय भी ज्यादा लग रहा था और जो टैक्स बढ़ा दिया था उसके द्वारा मूल्य भी ज्यादा लग रहा था। तो इसमें हम देखते हैं वास्तव में क्या हो रहा था। ये जो हमने देखे नियम, ये तो बड़े कठोर थे, लेकिन अभी तक अमेरिकन जो थे वो इसको कैसे मान रहे थे? क्योंकि वास्तविकता में क्या हो रहा था कि एक तो उपनिवेशवासी तस्करी से माल ला रहे थे, बिना इंग्लैंड जाए चुपचाप अपना जहाज अमेरिका पहुंचा दो और वहां पे माल अनलोड कर लो। तो इससे क्या हुआ? उनके ऊपर कोई नियमों का प्रभाव नहीं हो रहा था। दूसरी चीज कि ये जो नियम थे,
इनका ब्रिटिश शासन द्वारा कभी सख्ती से पालन किया ही नहीं गया था। 1763 जब से स्वतंत्रता संघर्ष आरंभ होता है, उससे पहले भी ये नियम 100 साल से चल रहे थे, लेकिन ब्रिटेन द्वारा इनका कभी भी सख्ती से पालन नहीं किया गया था। तो उपनिवेशवासियों जो थे वो कभी परेशान हुए ही नहीं। लेकिन 1763 के बाद ये कानून सख्त होने लगे और इसके बाद धीरे धीरे संघर्ष की परिस्थितियां बनती चली गई। हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे कि किस प्रकार ये परिस्थितियां बनती चली जाती हैं और ऐसी कौन सी घटनाएं हैं जो अमेरिका के स्वतंत्रता संघर्ष में हमें दिखाई दी।